सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं आपका दोस्त रॉकरूस आपके चैनल योर सक्सेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो क्वेश्चन है ईवीएस पेडागोजी और मिक्स पर आधारित है और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका यूपी टेट, सी टेट, टेट ऑल टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो लाइव टेस्ट आपका डेली हो रहा है, तो लाइव टेस्ट आप लोग डेली अटेंड करिए, मिस मत करिए, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है। और इसके लिए दोस्तों आप शुरुआत से लेकर आखिरी तक ही बने रहिए मेरे साथ। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिलती रहे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, पर्यावरण शिक्षा किस पर केंद्रित है? ऑप्शन ए है पुरातत्व का अध्ययन, ऑप्शन बी है पर्यावरण का अध्ययन, ऑप्शन सी है पर्यावरण की उचित शिक्षा देना जिससे कि वह महसूस कर सके कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए बात करूं मैं दोस्तों, पर्यावरण शिक्षा मानव संबंध में क्या होता है, जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि हमारे पर्यावरण का संरक्षण कर सके, ताकि वे हमारे पर्यावरण का संरक्षण कर सके। तो ऑप्शन जो सी आप देख रहे हैं, पर्यावरण की उचित शिक्षा देना जिससे कि वह महसूस कर सके कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो सबसे सटीक जो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा जो है, पर्यावरण की उचित शिक्षा देना चाहिए जिससे वह महसूस कर सके कि पर्यावरण का संरक्षण किया जाना चाहिए। तो इस पर केंद्रित है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा राइट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है मानव अध्ययन, ऑप्शन बी है जीवन के लिए तैयारी, ऑप्शन सी है एकीकृत के बजाय मिश्रित बजाय, ऑप्शन डी है जागरूकता उत्पन्न करना। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? अगर दोस्तों मैं बात करूं सामाजिक विज्ञान की विशेषता, तो सामाजिक विज्ञान की जो विशेषताओं में आता है आपका मानव का अध्ययन आता है, जीवन के लिए तैयारी आता है, एकीकृत के बजाय मिश्रित, ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन जो सामाजिक विज्ञान ये तो एक मानव का अध्ययन है और मानव के अध्ययन में छात्रों को पिछली नीतियाँ और स्थितियों के बारे में ज्ञान मिलता है। इसमें छात्रों का जागरूकता उत्पन्न होता है। किसमें उत्पन्न होता है? छात्रों को जो है जागरूकता मानव के अध्ययन में मिलता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई भाई। मानव जो है बच्चा क्या करता है, बच्चा ये सोचता है कि मैं पिछले टाइम में क्या था और अब क्या कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें भावनाएं आती हैं। तो सामाजिक विज्ञान की विशेषता जो नहीं है जागरूकता उत्पन्न करना, ये चीज़ क्लियर हुई। डी हमारा ऑप्शन राइट होगा, जागरूकता उत्पन्न करना आएगा वो मानव के अध्ययन में आएगा। तो समझ गए, डी ऑप्शन हमारा राइट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से कौन सी मानव विकास की कृषि काल की विशेषता है? ऑप्शन ए है मानव ने अपनी आवश्यकता के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया और संसाधनों की निरंतर खपत की प्रवृत्ति शुरू हुई। ऑप्शन बी या मानव की आवश्यकता के अनुसार कार्बनिक यौगिकों के विकास की प्रक्रिया थी। ऑप्शन सी है मानव ने जानवरों के लिए चारा इकट्ठा करना और बाड़ा लगाना शुरू कर दिया। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर मैं बात करूं मानव विकास की कृषि काल की, अगर बात करूं कृषि काल में मनुष्य जो है उन सभी पौधों की पहचान करना शुरू कर दिया जो सबसे इम्पोर्टेंट थे, जो उसके लिए महत्वपूर्ण होते थे। और मैं बता दूं फिर क्या करा, फिर कृषि प्रक्रिया प्रारंभ हुई और ये जो है मानवीय आवश्यकता अनुसार कार्बनिक यौगिकों के विकास की प्रक्रिया थी। मतलब मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। बल्कि ये नहीं कि संसाधनों का उपयोग कर रहा था फिर निरंतर खपत हुई, प्रवृत्ति ये चालू हुई, ये चीज़ नहीं था। और इकट्ठा करना चारों और बाड़ा लगाना, ये सारी चीज़ें। तो ऑप्शन जो हमारा राइट है दोस्तों बी हमारा राइट है। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा, बातचीत के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछना और प्रश्न करने के लिए अवसर प्रदान करना, ये विकसित क्या करता है? ऑप्शन ए है अवधारणात्मक चिंतन, ऑप्शन बी आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी है एकाग्र चिंतन, ऑप्शन डी है मूल्यांकन सभी संबंधी चिंतन। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए इस सेशन को ज़्यादातर जो है शेयर कर दिए दोस्तों, और डेली आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लाइव टेस्ट आपका डेली होता है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब भी कर लें। तो बात करते हैं दोस्तों, बातचीत के दौरान बच्चों से प्रश्न पूछना, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है। क्या होती है? छात्रों की सक्रिय भागीदारी होती है और वे जो हैं समस्या को हल करने के लिए आलोचनात्मक चिंतन का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? आलोचनात्मक चिंतन का उपयोग करते हैं, क्योंकि विषय को बेहतर समझने के लिए, समझिएगा, विषय को बेहतर समझने के लिए
अपनी संज्ञानात्मक क्षमता का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? संज्ञानात्मक क्षमता का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन जो हमारा राइट है दोस्तों, बी हमारा राइट है। प्रश्न करने के अवसर प्रदान करना, समस्या को हल करना, ये सारी चीजें आता है दोस्तों आलोचनात्मक। तो बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। ये चीज क्लियर हुई। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पर आता हूँ। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा, भोजन और पोषण की अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों को शामिल करने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन ए है, छात्रों को इस विषय के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए कहा जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, भोजन और पोषण पर नोट्स प्रदान करें। ऑप्शन सी है, छात्रों से भोजन के समय अपना लंच बॉक्स खोल लें और छात्रों को स्वस्थ विकल्पों के बारे में सिखाने के लिए कहें। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? भोजन और पोषण की अवधारणा को पढ़ाने में छात्रों को शामिल करने के लिए क्या प्रभावी है? भाई अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, छात्रों को इस बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए आप छात्रों को क्यों कहेंगे? और दूसरी चीज़ है नोट्स प्रदान करने से इससे क्या नॉलेज बढ़ेगी, उसको क्या सारी चीज़ें पता हो जाएगी, भोजन में क्या क्या होते हैं, क्या पाया जाता है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, वसा होती है, ये सारी चीज़। भाई देखिए सीधी सी बात है, छात्रों से भोजन के समय अपना लंच बॉक्स खोलने। भाई जब बच्चा लंच बॉक्स लाए तो उसको खोलने के लिए कहे, और छात्रों को स्वस्थ विकल्पों के बारे में सिखाने के लिए, मतलब भोजन में क्या पौष्टिक पाए जाते हैं, भोजन से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें, इसमें ये पाया जाता है, आलू में ये पाया जाता है। तो आप सारी चीज़ें ये बताओगे, पनीर लाया तो पनीर में बताओगे, ये सारी चीज़ें ना। तो ये चीज़ से बच्चे को समझ आता है कि जो भोजन है और इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इस चीज़ को वो समझेगा। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों, सी हमारा राइट होगा, सबसे बेस्ट आंसर। बहुत बढ़िया आंसर, बिल्कुल सही है आपका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा, कक्षा में ईवीएस पढ़ाते समय शिक्षक को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए है प्रभावशीलता में कमी। ऑप्शन बी है व्यवहारिक ज्ञान का अभाव। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है खेल के मैदान का अभाव। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आंसर थोड़ा जल्दी से करिए दोस्तों। देखिए अगर मैं बात करूं प्रभावशीलता का जो अभाव है और व्यवहारिक ज्ञान, प्रभावशीलता का अभाव और व्यवहारिक ज्ञान का अभाव, ये जो है दोस्तों ईवीएस शिक्षण से संबंधित समस्याएं हैं। यदि एक शिक्षक के पास नेतृत्व की गुणवत्ता नहीं है तो समझिए प्रभावशीलता की कमी का सामना कर सकता है। और यदि व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है तो छात्रों को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो बात कर रहा हूँ दोस्तों, दोनों चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, प्रभावशीलता का भी अभाव और व्यवहारिक ज्ञान का अभाव। तो सी हमारा राइट होगा, ए और बी दोनों। ये चीज़ क्लियर हुई। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि अगर शिक्षक के पास नेतृत्व की गुणवत्ता नहीं है तो भाई प्रभावशीलता की कमी आ रही है ना, प्रभावशीलता की सामना करना पड़ रहा है। और अगर व्यवहारिक ज्ञान का अभाव है तो छात्रों को समझाना मुश्किल हो जाएगा ना, ये चीज़ कैसे काम करेगी, वो कैसे काम करेगी, ये चीज़ आप नहीं बता सकते हो। तो ये चीज़ आप समझ सकते हो। तो ऑप्शन हमारा जो राइट है दोस्तों, सी हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। बहुत बढ़िया आंसर सही कर रहे हैं। देखिए कमेंट देख रहा हूँ, बस नाम नहीं लूँगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने हैं, और बस यही समझ लिए दोस्तों। 7वें क्वेश्चन पर आ चुके हैं। प्राथमिक स्तर पर मैपिंग विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ाता है? मैपिंग जो होता है विद्यार्थियों में किस कौशल को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए है गणना और अनुमान। ऑप्शन बी है पैमाने के अनुसार आलेखन। ऑप्शन सी है संबंधित स्थिति और अनुकूलन के बारे में विस्तार। ऑप्शन डी है नीट ड्राइंग। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखिए आंसर थोड़ा जल्दी करिए दोस्तों, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कर दिया करिए। देखिए आप लोग 30-40 लोग पढ़ते हो, तो अगर यही 30-40 लोग अगर अपने अपने दोस्तों को 1-2 लोगों को शेयर करिए और उनको लेके आइए तो डेली जो है 100 के ऊपर बच्चे आ सकते हैं। और पढ़ाने में मज़ा तभी आता है दोस्तों जब हम ज़्यादा लोगों को पढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए पूरी मेहनत के साथ आता हूँ, सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ, तो हम सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हम दे सकें। ये चीज़ को समझिए दोस्तों। तो शेयर कर दीजिए दोस्तों सेशन को। देखिए अगर बात करूँ दोस्तों, मैपिंग का जो अर्थ होता है उचित तरीके और विधि से कुछ सॉल्यूशन, मतलब कुछ बिंदुओं तक पहुंचना, मैपिंग का अर्थ बता रहा हूं। और अगर मैं बात करूं मैपिंग लेआउट या फ्लो चार्ट की मैं बात करूं तो ये प्रदान करता है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये उचित मार्ग प्रदान करता है।
और इसलिए प्राथमिक स्तर पर मैपिंग जो है सापेक्ष स्थिति और अनुकूलन के बारे में विचार बढ़ावा देता है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों सी राइट होगा। बल्कि गणना का अनुमान हमें नहीं करा रहा है, पैमाने के अनुसार आलेखन नहीं करा रहा है, नेट ड्राइंग नहीं, हम लोग ड्राइंग बना के नेट ड्राइंग कर रहे हैं, वो चीज़ें नहीं है। तो संबंधित स्थिति और अनुकूलन के बारे में विस्तार। भाई मैपिंग में क्या है, मैपिंग हमें क्या प्रदान करता है, मैपिंग हमारे लेआउट, फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। और हम लोग क्या करते हैं, कुछ सॉल्यूशन तक पहुंचते हैं, कुछ बिंदुओं तक पहुंचते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्राथमिक स्तर पर मैपिंग के द्वारा हो पाती है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों सी हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त आंसर, बिल्कुल आप लोग सही कर रहे हैं। बस ऐसे ही हम चाहते हैं आंसर आप सही सारे सही करिए, ऐसे ही करना है दोस्तों आप लोगों को। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है कक्षा में सीखना स्कूल के बाहर के जीवन से संबंधित होना चाहिए। ऑप्शन बी है शिक्षक को कक्षा में उचित अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। ऑप्शन सी है बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन डी है बच्चों को अपने निकटतम वातावरण को खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। पूछ रहा ईवीएस शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो एक चीज़ याद रखिएगा, चाहे एग्जाम हो चाहे यहाँ पर आप सीख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन को सटीक पढ़िएगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहीं पर आप लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो हैं लाइव टेस्ट में सीखिए और जानिए, और वहाँ पर जब एग्ज़ाम आप देने जाएँ तो दोस्तों वहाँ पर आप लोग गलतियाँ ना करें। बस ये चीज़ बताना चाहते हैं। देखिए बात करें अगर दोस्तों प्राथमिक स्तर पर अगर बात करें, ईवीएस शिक्षण का जो उद्देश्य होता है कक्षा में सीखना, बाहर जीवन से सीखना, ये तो बिल्कुल सही है। और अगर बात करें बच्चों को प्रश्न पूछने और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चों को जो है प्रश्न पूछना और उनको प्रोत्साहित देना चाहिए, जिससे वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। और दूसरी चीज़, बच्चों को अपने निकटतम वातावरण को खोजने के लिए प्रोत्साहन। भाई जब अपने निकटतम चीज़ों को खोजेगा, कुछ जानेगा, कुछ नया सीखेगा, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। इंटरेस्ट लेना बहुत जरूरी है, बाहर के जीवन से जोड़ना, ये सारी चीज़ें गतिविधियां करना चाहिए। तो ये भी सही है, लेकिन हमारा जो उद्देश्य नहीं है दोस्तों वो है शिक्षकों को कक्षा में उचित अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। देखिए अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि कक्षा में तो पहले ही अनुशासन इम्पोर्टेंट है, और लेकिन जो उचित की बात कर रहा है, उचित अनुशासन ये सही नहीं है। और प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाए रखना चाहिए। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा दोस्तों बी हमारा राइट होगा। थोड़ा तबीयत सही नहीं है दोस्तों, माफ़ करना। बी हमारा राइट है यहाँ पर। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। कल इसीलिए आप लोगों की लाइव टेस्ट नहीं हो पाई थी, थोड़ा सा तबीयत खराब था। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर दोस्तों। निम्नलिखित बयानों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। इसमें भी एक आपको ईवीएस शिक्षण का उद्देश्य नहीं बताना है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन बी है अन्वेषण और गतिविधियों को ध्वस्त रखते हुए संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणा कौशल का विकास करना। ऑप्शन सी है मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को नियम और परिभाषा बताना। ऑप्शन डी है जीवन और पर्यावरण की चिंता के विषय के मूल को आत्मसात करना। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या है। देखिए प्राथमिक स्तर की बात करूं, आप लोग आंसर करिए दोस्तों, तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, समझा रहा हूं। प्राथमिक स्तर की जब बात आती है ईवीएस शिक्षण में, तो उद्देश्य जो होते हैं उत्सुकता को जगाना, वातावरण के बारे में बताना, और दूसरी चीज़ बताएं अन्वेषण और गतिविधियाँ। ये तो सारी चीज़ें भाई, जब गतिविधियाँ हैं तो इससे जो है बच्चों के अंदर क्या होगा, कौशल बढ़ेगा। और तीसरी चीज़ बात करें आत्मसात करने के लिए, भाई पर्यावरण के बारे में और जीवन के बारे में ये सारी चीज़ें जानकारी होना। तो ये सारी चीज़ें तो उद्देश्य हैं। लेकिन मैं बात करूं दोस्तों एनसीएफ 2005 मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य को इंगित करता है। मतलब मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को नियम और परिभाषा बताना। तो ये चीज़ें नहीं आएगा दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्या होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने ये रहा, निम्न में से क्या गैर औपचारिक शिक्षा का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए है बच्चों का पत्राचार के माध्यम से पाठ सीखना। ऑप्शन बी है बच्चों का अपने माता पिता से खाना बनाना सीखा। और ऑप्शन सी है यह संरचित नहीं है। ऑप्शन डी या गैर औपचारिक शिक्षा जानबूझकर की जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर मामले में ऐसा नहीं है। बताइए इसमें गैर औपचारिक शिक्षा का क्या उदाहरण नहीं है। देखिए गैर
औपचारिक शिक्षा की बात करें तो गैर औपचारिक जो शिक्षा होती है इसमें विभिन्न संरचित शिक्षण स्थिति को कवर करना, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। और मैं बात करूं दोस्तों, जैसे मैं बात करूं पालने से कब्र तक, ये अवधारणा में औपचारिक और गैर औपचारिक और अनौपचारिक ये सारी शिक्षा शामिल होती हैं। और ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसका महत्व अब पहले से अधिक स्पष्ट हो सकता है। तो बात करें दोस्तों, जो हमारा गैर औपचारिक में ये जो नहीं आता है वो है हमारा बच्चों का अपने माता पिता से खाना बनाना सीखा। तो बी ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा दोस्तों। क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। पत्रों का ये सारी चीज़ें तो हो गई, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन बी ऑप्शन नहीं होगा, बच्चों का अपने माता पिता से खाना बनाना सीखना। तो ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने ये रहा, अध्यापन शिक्षण प्रक्रिया की विधि का चयन निम्न कारकों में से किस कारक पर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन बी है विद्यालय का दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। आप दोस्तों में कई लोग आंसर दे रहे हैं, तो दोस्त आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब करने से अगली हर दिन जो है आपका लाइव टेस्ट होता है, तो आपको नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए और मिस मत करिए दोस्तों। तो सब्सक्राइब कर लें दोस्त। बताएंगे दोस्तों, एक अध्यापन शिक्षण विधि का चयन अवधारणा जो है बच्चों के पूर्व शिक्षण अनुभव और संसाधन की उपलब्धता विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। क्या करता है? विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। और ये जो है विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि शिक्षक के लिए क्या होता है? शिक्षक के लिए विषय पर बातचीत करना आवश्यक है, क्योंकि इस अवधारणा से छात्रों के पूर्व अनुभव की पहचान करना जरूरी है जिससे वो पढ़ाया जा रहा है। तो ये चीज़ समझ हुई। मतलब पढ़ाने में संसाधनों की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें आती हैं। संसाधन की उपलब्धता के बारे में आप बताएंगे, लेकिन जो आपका नहीं आता है, जो प्रक्रिया की विधि में जो कारक निर्भर नहीं करता है, वो है दोस्तों विद्यालय का दर्शन शास्त्र। विद्यालय का दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करता है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा बी राइट होगा, सी राइट नहीं है। संसाधन की उपलब्धता बताओगे बच्चों को, भाई आप जो पढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें उससे अनुभव लेगा ना बच्चा, तो आप जो है संसाधन की उपलब्धता बताएंगे। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा, बी ऑप्शन राइट है। बहुत लोगों ने सही करा, बहुत बढ़िया। विद्यालय का दर्शन शास्त्र, ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 12 पर आता हूँ। विज्ञान के शिक्षण परियोजना विधि के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन ए है कार्य करने की वैज्ञानिक विधि को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी है विज्ञान क्षेत्र में बुनियादी अवधारणाओं की समझ को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी है छात्रों की संख्यात्मक क्षमता को बढ़ाना, ऑप्शन डी है छात्रों के तर्क कौशल मजबूत करने। बताइए सबसे उपयुक्त क्या है, और वो भी विज्ञान के शिक्षण परियोजना विधि में। देखिए अगर बताऊं दोस्तों, विज्ञान के जो शिक्षण परियोजना विधि में काम करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सबसे अनुकूल है। क्या है? कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा? इससे जो है वास्तव में उन्हें ऑपरेशन में देखकर, मतलब अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना और व्यवहारिक समस्याओं के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करता है। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो विज्ञान के शिक्षण परियोजना विधि में काम करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देना, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। विज्ञान क्षेत्र में बुनियादी, ये नहीं होगा। संख्यात्मक क्षमता का इससे मतलब नहीं है। तर्क कौशल आपका खुद बढ़ेगा। जब बच्चा जो है किसी चीज़ को सोचेगा, विचार करेगा, तो वहाँ से आपका तर्क कौशल वहाँ से बढ़ता है, मजबूत होता है। तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों। ये चीज़ क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, अध्ययन का सिद्धांत जो पूरी तरह से और विचार योग पर निर्भर है, वह अध्ययन किस सिद्धांत से जुड़ा है। ऑप्शन ए है संज्ञानी, ऑप्शन बी है विकासात्मक, ऑप्शन सी है व्यवहारवादी, ऑप्शन डी है रचनावादी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए बात करें दोस्तों, व्यवहार मानव जो है, व्यवहार जो है मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। क्या है?
व्यवहार जो है मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है और इसका वास्तविक लक्ष्य स्थिति को देखते हुए इंसान की भविष्यवाणी और नियंत्रण का आधार प्रदान करता है। क्या करता है? भविष्यवाणी और नियंत्रण का आधार प्रदान करता है। तो ऑप्शन जो हमारा राइट होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अध्ययन का सिद्धांत जो पूरी तरह से विचार जब योग पर निर्भर है तो वो अध्ययन जो है व्यवहारवादी पर होगा, क्योंकि व्यवहार ही तो मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है और यही वास्तविक लक्ष्य और स्थिति को देखते हुए इंसान का नियंत्रण और आदान प्रदान करता है। तो ये चीज क्लियर हुई, संज्ञानी, विकासात्मक, रचनावादी नहीं होगा। सी ऑप्शन राइट होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, वेल डन, बहुत जबरदस्त, आंसर बिल्कुल आपका सही है। सी समझ गए, सी राइट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आता हूँ। बताइए क्वेश्चन नंबर 14, बोरी वन जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। बताइए बोरी वन जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट हो चुके हैं आपके दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए बोरी वन जीव अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो है मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में। कहाँ है? औरंगाबाद, बता दे रहा हूँ, औरंगाबाद जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल जो है दोस्तों 518 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 518 वर्ग किलोमीटर है। बोरी वन जीव अभ्यारण्य की बात कर रहा हूँ और ये है दोस्तों 1977 में स्थापित किया गया था। और बोरी वन जीव अभ्यारण्य का मुख्य आकर्षण क्या है? वो है दोस्तों बाघ। जो मुख्य आकर्षण जो है वो है बाघ। तो बोरी वन जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट है दोस्तों ए ऑप्शन राइट है। ये चीज क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने ये रहा, पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है जेनेवा सम्मेलन, ऑप्शन बी है ब्राजीलिया सम्मेलन, ऑप्शन सी है रियो सम्मेलन, ऑप्शन डी है विश्व सम्मेलन। बताइए पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों ज़्यादातर जो है दोस्तों लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको लेके चलना है हमें, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को क्लियर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करते रहिए। देखिए अगर बात करें दोस्तों पर्यावरण और विकास पर, जो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन मतलब UNCED, मतलब इसको कहते हैं UNCED का मतलब मैं बता देता हूँ। UNCED का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, जो कि रियो शिखर सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? UNCED रियो शिखर सम्मेलन और पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। और ये जो है 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित सम्मेलन था। और ये जो है दोस्तों 172 सरकारों में, जिसमें 108 राष्ट्र अध्यक्षों ने भाग लिया था। तो पृथ्वी सम्मेलन का जो दूसरा नाम है दोस्तों वो है आपका रियो सम्मेलन। तो ये चीज़ क्लियर हुई, सी हमारा राइट होगा। 3 से 14 जून 1992 रियो डी जेनेरियो में आयोजित सम्मेलन था ये चीज़। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है सी होगा, राइट ऑप्शन रियो सम्मेलन। ये चीज़ क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पर। आंसर सही कर रहे हैं आप लोग दोस्तों, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने ये रहा, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट व्हिटेकर ने, ऑप्शन सी है आर्थर टॉन्सले ने, ऑप्शन डी है अर्नेस्ट हैकल ने। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इकोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? पारिस्थितिकी विज्ञान। और पारिस्थितिकी विज्ञान जो है पारिस्थितिकी का अध्ययन कराने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1866 में अर्नेस्ट हैकल, क्या है? अर्नेस्ट हैकल ने की। और इसका मुख्यालय नैरोबी, कहाँ है? नैरोबी मतलब केन्या में। कहाँ? नैरोबी केन्या में है। इसका जो मुख्यालय नैरोबी केन्या में है। और राइट ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों डी ऑप्शन हमारा राइट होगा, अर्नेस्ट हैकल।
ये चीज़ आपको क्लियर हुई। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज़न होते हैं, मुझे पता है, लेकिन इसलिए मैं सारी चीज़ें जॉर्ज डार्विन ये सारी चीज़ें नहीं बताई, क्योंकि एक चीज़ को समझ लें और अगली बार सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ पर कैसे होता है, तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। इसीलिए मैं सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ कि आर्थर टाउनसले क्या है, रॉबर्ट व्हिटेकर क्या है, ये सारी चीज़ें अगली जो है वीडियो में बताऊँगा आपको दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 17 पर आता हूँ दोस्तों। साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? ऑप्शन ए है केवलादेव नेशनल पार्क, ऑप्शन बी मानस नेशनल पार्क, ऑप्शन सी दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। बताइए साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें पता था कि आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने अभी क्लियर नहीं करें, अभी बता देता तो आप और कंफ्यूज होते हैं। तो अभी जो मैंने बताया पारिस्थितिक या इकोलॉजी का जो संबंध है वो चीज़ मैंने बताई आपको, अगली वीडियो में बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा कि आप भूलेंगे नहीं, बस इसलिए सारी चीज़ें नहीं क्लियर करें। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें दोस्तों, तो साइबेरियन जो सारस है एक खतरे की प्रजाति है और ये जो है भारत के केवलादेव नेशनल पार्क में आता है। और ये दोस्तों कहाँ है? ये है दोस्तों राजस्थान में। कहाँ है? केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? राजस्थान में है। और इसका क्षेत्रफल दोस्तों 28.73, कितना? 28.73, एक मिनट 28.73 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों कब हुई थी? इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कब हुई थी? 1982 में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा जो है राइट होगा दोस्तों केवलादेव नेशनल पार्क, जो कि राजस्थान में है दोस्तों। और बात करेंगे मानस नेशनल पार्क, तो मानस नेशनल पार्क है असम में, ये भी चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ अभी आपको। और दुधवा नेशनल पार्क आता है आपका उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में। और जिम कॉर्बेट आपको पता है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब ये चीज़ क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो मैं रोकता हूँ कि जिसमें आपको सारी चीज़ें बाद में क्लियर करूँ, अच्छे से क्लियर करूँ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने ये रहा, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। बताइए चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों आज जो है लाइव के बाद जो है टेस्ट के बाद आप लोग सेशन को व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर करिए और जितने से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, अपने दोस्त को लेके आइए, क्योंकि आपकी डेली लाइव टेस्ट चल रही है, वो भी सीखें और मुझे भी सिखाने में मज़ा आता है जब आप लोग ज़्यादा लोग होते हैं। दोस्तों ये चीज़ समझिए, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करिए दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों, चट्टानें जो हैं दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं और वो हैं, एक आता है आपका आग्नेय शेल होती है, और दूसरी होती है अवसादी, तीसरी होती है रूपांतरित। एक मिनट, लिखते नहीं बनता है दोस्तों। रूपांतरित को हम लोग बोलते हैं कायांतरित सेल। तो ये चीज़ें हो गई चट्टानों के प्रकार। तो 3 टाइप्स की होती हैं। ऑप्शन हमारा जो राइट है दोस्तों सी राइट है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ये रहा, क्लार्क बी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वन्य जीव सुरक्षा, ऑप्शन बी है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी है जल संरक्षण, ऑप्शन डी है खेल। बताइए क्लार्क बी वेविन पुरस्कार किससे संबंधित है? क्लार्क बी वेवन की बात करूं दोस्तों तो ये है आपका वन्य जीव सुरक्षा से संबंधित है, क्योंकि वन्य जीव सुरक्षा के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति को ही दिया जाता है। और पर्यावरण सुरक्षा की बात करें, पर्यावरण संरक्षण में आपको मेदिनी पुरस्कार दिया जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। वन्य जीव सुरक्षा हमारा यहाँ पर राइट होगा, ए ऑप्शन राइट होगा। वन्य जीव सुरक्षा जो है में क्लार्क बी वेवन पुरस्कार से संबंधित है। तो ये चीज़ क्लियर हुई। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। इसमें जो है वन्य जीव सुरक्षा के लिए जो कार्य करने वाले व्यक्ति हैं उनको दिया जाता है पुरस्कार। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 20 पर आता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने ये रहा, खट्टम बंद किस प्रकार के घरों से संबंधित है? ऑप्शन ए है इग्लू, ऑप्शन बी है पत्थर और लकड़ी के घर, ऑप्शन सी है हाउस बोट, ऑप्शन डी है टेंट बोर्ड। बताइए खट्टम बंद किस प्रकार के घरों से संबंधित है? देखिए हाउस बोट खट्टम बंद की अगर बात करें दोस्तों तो
खट्टम बंद जो है हाउस बोट के घरों से संबंधित है, और हाउस बोट जो है लकड़ी से बनी होती है, जो कि कहाँ स्थित होती है, पानी में स्थित होती है। और ये घर जो है दोस्तों 80 फीट लंबे होते हैं और 8 से 9 फुट चौड़े हो सकते हैं। कितने होते हैं? 8 से 9 फुट चौड़े होते हैं और 80 फुट लंबे होते हैं। और बता दें दोस्तों, इन हाउस बोटों पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी होती है। क्या होती है? नक्काशी होती है। और इन नक्काशियों को ही क्या बोलते हैं हम लोग? खट्टम बंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खट्टम बंद बोलते हैं। और ये हाउस बोट जो है दोस्तों कहाँ चलती हैं? ये हाउस बोट दोस्तों कश्मीर और केरल में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? कश्मीर और केरल में। ऐसे नाव होती हैं खूब बड़ी बड़ी सी, और इसमें जो है लकड़ी के ऐसे घर बनाए जाते हैं, उसमें रूम टाइप के होते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। उसमें देखिए लाइट भी लगाए हैं, उसमें रात में एकदम लाइट जैसे लग रहा है कोई बहुत अच्छी जगह पर घूमने आए हैं, तो बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा दोस्तों हाउस बोट। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने ये रहा, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है एटियोलॉजी, ऑप्शन बी है नियोलॉजी, ऑप्शन सी है इथोलॉजी, ऑप्शन डी है डेमोलॉजी। बताइए, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बात करेंगे दोस्तों विज्ञान के जो है इथोलॉजी, विज्ञान के इथोलॉजी विषय के अंतर्गत जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। किसका किया जाता है? जीवों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगर बात करें दोस्तों नियोलॉजी, तो नियोलॉजी विषय के अंतर्गत जो आता है तंत्रिका तंत्र। क्या आता है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित रोगों का अध्ययन किसमें किया जाता है? नियोलॉजी में किया जाता है। तो यहाँ पर जो राइट होगा दोस्तों, जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी, सी हमारा राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है अंडमान द्वीप, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए बात करें दोस्तों, जो गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है, और ये जो है भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये जो है दोस्तों उथले पानी की खाड़ी है। क्या है? उथले पानी की खाड़ी है, जो हिंद महासागर से, कहाँ? हिंद महासागर से लक्षद्वीप महासागर, लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। क्या करती है? एक भाग का निर्माण करती है। और ये है दोस्तों भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व भी है। क्या है? दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व। क्या है? दूसरा बायो रिजर्व। ये चीज़ याद रखिएगा दोस्तों। आगे आते हैं, ये है क्वेश्चन बी हमारा राइट था ऑप्शन, तमिलनाडु। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23 पर आता हूँ। क्लियर हो रहे हैं आप सभी को? क्वेश्चन नंबर 23 पर आ चुका हूं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन जीव अभयारण्य स्थित है? ऑप्शन ए है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी है चंदौली, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है वाराणसी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लिंक को शेयर करिए। कल तबीयत ठीक भी नहीं थी, लेकिन तब भी आए हैं पढ़ाने आपको। ये चीज़ हम सोचते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये चीज़ें नहीं होती है कि हमारा 2010 से लेकर 2019 तक की रिपीट ही होगा, कुछ नए क्वेश्चन भी जुड़ते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए और नए क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। देखिए बात करूँगा दोस्तों क्वेश्चन पर। चंद्रप्रभा जो वन जीव अभयारण्य की स्थापना है, इसकी स्थापना जो दोस्तों की गई है 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में हुई थी। और इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत टाइप के जीव जंतु पाए जाते हैं। और ये दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली, कहाँ? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित है। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों बी हमारा राइट होगा, चंदौली। ये चीज़ क्लियर हुई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है?
ऑप्शन ए है हाथी, ऑप्शन बी है सांप, ऑप्शन सी है शेर, ऑप्शन डी है बकरी। बताइए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता इसमें से कौन है। देखिए आप लोग रहते हैं 35-40 लोग जितने भी रहते हैं, तो ये चीज़ सोचा करो, अगर 1-2 लोग तो आप शेयर कर सकते हैं, उनको लेके भी आ सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये चीज़ करिए। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ हेल्प कर रहा हूँ, आपके लिए कुछ मदद कर पा रहा हूँ, कुछ नया लेके आ रहा हूँ, तो दोस्तों ये चीज़ आप जरूर करिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और उनको लेके आइए दोस्तों। देखिए बात करेंगे दोस्तों हाथी और बकरी। हाथी और बकरी ये आते हैं दोस्तों प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में। क्या होते हैं? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। अगर द्वितीय श्रेणी की बात करूं दोस्तों, तो द्वितीय श्रेणी में आता है आपका सांप। क्या आता है? द्वितीय श्रेणी में आपका आता है सांप, और तृतीय श्रेणी में क्या आएगा आपका? शेर। ये आता है तृतीय श्रेणी में। तो ऑप्शन हमारा जो राइट होगा दोस्तों सांप, बी ऑप्शन हमारा राइट है। सांप जो है हमारा द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ये चीज़ क्लियर हुई? बहुत बढ़िया आंसर आप सभी का, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने ये रहा। कौन जीवी कारक नहीं है? ऑप्शन ए है पेड़ पौधे, ऑप्शन बी है जंतु, ऑप्शन सी है सूक्ष्म जीव, ऑप्शन डी है प्रस्तर। बताइए इनमें कौन जीवी कारक नहीं है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? देखिए अगर दोस्तों मैं बात करूं पेड़ पौधे और जंतु बात करें और सूक्ष्म जीव, पेड़ पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव ये दोस्तों होते हैं हमारे, क्या होते हैं? जैविक कारक होते हैं। क्या होते हैं? ये जैविक कारक होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और प्रस्तर क्या होता है? प्रस्तर को हम लोग बोलते हैं दोस्तों पत्थर। ये एक पत्थर है, तो पत्थर क्या होता है हमारा? एक अजैव कारक होता है। क्या होता है? अजैव कारक होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इनमें से जो जीवी कारक नहीं है वो है दोस्तों हमारा प्रस्तर, मतलब पत्थर। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होगा। ये चीज़ क्लियर हुई? डी ऑप्शन हमारा राइट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत उम्दा। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। आगे आ गया है आपका दोस्तों होमवर्क का क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संख्या पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? ऑप्शन ए है WWF, ऑप्शन बी है WHO, ऑप्शन सी है पेटा, ऑप्शन डी है UN। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो के आखिरी में कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर करिएगा, बताइएगा इसका आंसर क्या है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, और इसी तरह बने रहिए मेरे साथ। लाइव टेस्ट डेली दीजिए, मिस मत करिए दोस्तों, क्योंकि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। रोज डेली मैं बोलता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लिंक फॉरवर्ड करिए, अपने दोस्तों को लेके आइए। इतना तो मेरे साथ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, आपके लिए मैं नया क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे साथ, क्योंकि पढ़ाने में मज़ा तभी है जब आप लोग ज़्यादा लोग होते हैं और ज़्यादा सिखाने में हमको मज़ा आता है। तो ये चीज़ समझ सकते हैं। तो धन्यवाद सभी दोस्तों को, आपका दिन शुभ मंगल।